सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी डीलर्स के बारे में। प्राइमरी डीलर्स ये जो कॉन्सेप्ट है इसको इंट्रोड्यूस किया आरबीआई ने, और कब इंट्रोड्यूस किया? इसको इंट्रोड्यूस किया गया 1995 में। दो बड़ी सिंपल सी चीजें हैं। प्राइमरी डीलर्स ये जो कॉन्सेप्ट है इसको इंट्रोड्यूस किया आरबीआई ने, और कब इंट्रोड्यूस किया? 1995 में इंट्रोड्यूस किया। अब सवाल ये आता है कि प्राइमरी डीलर्स होते कौन है? देखो, ये जो प्राइमरी डीलर्स होते हैं ये डील करते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के मार्केट में। सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट्स की जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं उन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के मार्केट में डील करते हैं प्राइमरी डीलर्स। फॉर एग्जांपल, आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का ऑक्शन कर रहा है, उनको खरीद रहा है, बेच रहा है, तो इस ऑक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं प्राइमरी डीलर्स। और ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं ये भी तो मार्केट में घूमती हैं, तो इस मार्केट में ब्रोकिंग सर्विसेज भी कौन प्रोवाइड करता है? प्राइमरी डीलर्स प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लेते हैं कोई कंपनी है, इस कंपनी के पास में 100 करोड़ रुपए की गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, बट किसी भी रीजन की वजह से इस कंपनी को इमीडिएटली पैसे की जरूरत है, तो ये कंपनी क्या कर सकती है? ये कंपनी जाएगी प्राइमरी डीलर के पास में और बोलेगी कि देखो मुझे पैसे की ज़रूरत है, आप मुझे पैसा दे दो और बदले में मैं आपको ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे दूंगा। और प्राइमरी डीलर क्या करेगा कि प्राइमरी डीलर का अपना जो भी चार्ज है वो चार्ज लेगा और कंपनी को पैसा दे देगा, और बदले में इस प्राइमरी डीलर को मिल जाएगी ये 100 करोड़ रुपए की गवर्नमेंट सिक्योरिटी। मतलब ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का मार्केट है इसमें ब्रोकिंग सर्विसेज भी कौन प्रोवाइड करता है? प्राइमरी डीलर्स प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा ये जो प्राइमरी डीलर्स हैं ये अंडर राइटिंग सर्विसेज को भी प्रोवाइड करते हैं। अंडर राइटिंग सर्विसेज का मतलब रिस्क को एसेस करना। फॉर एग्जांपल, कोई कंपनी है, वो कंपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदना चाहती है, तो ये देखना कि ये कंपनी लायक है भी या नहीं, कल को ये कंपनी डूब तो नहीं जाएगी, ये पूरा रिस्क का असेसमेंट करना, ये भी काम किसका है? प्राइमरी डीलर्स का है। बेसिक 2-3 सिंपल चीजें। प्राइमरी डीलर्स ये जो कॉन्सेप्ट है किसने इंट्रोड्यूस किया? आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया। कब इंट्रोड्यूस किया? 1995 में इंट्रोड्यूस किया। और ये जो प्राइमरी डीलर्स हैं ये डील करते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के मार्केट में। अब सवाल आता है कि अगर किसी को प्राइमरी डीलर के तौर पे अप्लाई करना है तो उसके लिए एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या हैं? 2-3 कंडीशंस हैं। क्या क्या हो सकता है? एक तो ये हो सकता है कि अगर आप किसी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक या किसी ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के सब्सिडरी हो तो आप अप्लाई कर सकते हो प्राइमरी डीलर के लिए। एक तो क्या हो सकता है कि अगर आप किसी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक या किसी ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के सब्सिडरी हो तो आप अप्लाई कर सकते हो प्राइमरी डीलर के लिए। अच्छा, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं इसके बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। नाबार्ड है, सिडबी है, एक्सिम बैंक है, एनएचबी है। दूसरा क्या हो सकता है कि कोई ऐसी एंटिटी जो कि बाहर की एंटिटी है लेकिन आप उस एंटिटी की सब्सिडरी हो इंडिया में, या आप उस एंटिटी का जॉइंट वेंचर हो इंडिया में, तो ऐसी सब्सिडरी, ऐसे जॉइंट वेंचर्स भी अप्लाई कर सकते हैं प्राइमरी डीलर के लिए। एक तो क्या हो सकता है कि आप किसी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक या किसी ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के सब्सिडरी हो तो आप अप्लाई कर सकते हो प्राइमरी डीलर के लिए। दूसरा क्या हो सकता है कि कोई ऐसी एंटिटी जो कि बाहर की है, आप उसकी सब्सिडरी हो इंडिया में, आप उस एंटिटी का जॉइंट वेंचर हो इंडिया में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो प्राइमरी डीलर के लिए। और तीसरा क्या हो सकता है? कोई ऐसी कंपनी जो कि रजिस्टर्ड है कंपनीज एक्ट ऑफ 1956 के अंडर। कंपनीज एक्ट ऑफ 1956 के अंडर कोई कंपनी रजिस्टर्ड है और ये जो दो पहले क्राइटेरियाज हैं उन दोनों क्राइटेरियाज में आप फॉल नहीं करते हो तो आप भी अप्लाई कर सकते हो प्राइमरी डीलर के लिए। एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या हैं? 3 कंडीशंस हैं। या तो ये हो सकता है कि आप किसी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक या किसी ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के सब्सिडरी हो तो आप प्राइमरी डीलर के लिए अप्लाई कर सकते हो। या दूसरा क्या हो सकता है? कोई ऐसी एंटिटी जो कि बाहर है लेकिन आप उस एंटिटी के सब्सिडरी हो इंडिया में, आप उस एंटिटी के जॉइंट वेंचर हो इंडिया में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो प्राइमरी डीलर के लिए। या तीसरा क्या हो सकता है कि आप कोई ऐसी कंपनी हो जो कि रजिस्टर्ड है अंडर कंपनीज एक्ट ऑफ 1956 और आप इन दोनों कैटेगरीज में फॉल नहीं करते हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो प्राइमरी डीलर के लिए। इसके अलावा एक चीज और है कि अगर आपको प्राइमरी डीलर के तौर पे अप्लाई करना है
तो आरबीआई के पास में जब आप एप्लीकेशन का सबमिशन करोगे उससे कम 1 साल पहले से आप एनबीएफसी के तौर पर रजिस्टर्ड होने चाहिए। मतलब एक तरीके से 2 कंडीशंस हो गई। सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि अगर आपको प्राइमरी डीलर के तौर पे अप्लाई करना है, प्राइमरी डीलर बनना है, तो आप जो एप्लीकेशन का सबमिशन करोगे उससे कम 1 साल पहले से आप एनबीएफसी के तौर पर रजिस्टर्ड होने चाहिए। और फिर दूसरी कंडीशन क्या है कि इन 3 कंडीशंस में से किसी एक कंडीशन को फुलफिल कर दो, तब आप एलिजिबल होते हो प्राइमरी डीलर बनने के लिए। और किसको प्राइमरी डीलर बनाना है और किसको प्राइमरी डीलर नहीं बनाना है, ये पूरे तरीके से किसके हाथ में है? आरबीआई के हाथ में है। होपफुली ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अच्छा, प्राइमरी डीलर बनने के फायदे क्या होते हैं, बेनिफिट्स क्या होते हैं? देखो, आरबीआई की जो करंट अकाउंट फैसिलिटी है, उस करंट अकाउंट फैसिलिटी के जो भी फायदे हैं वो मिल जाते हैं प्राइमरी डीलर को। आरबीआई की जो ई कुबेर फैसिलिटी है, ई कुबेर फैसिलिटी फंड्स के ट्रांजैक्शन के लिए, उस ई कुबेर फैसिलिटी के जो भी फायदे हैं वो मिल जाते हैं प्राइमरी डीलर को। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के जो भी बेनिफिट्स हैं वो मिल जाते हैं प्राइमरी डीलर को। ओपन मार्केट ऑपरेशंस में ये प्राइमरी डीलर्स पार्टिसिपेट करते ही हैं। और प्राइमरी डीलर्स को परमिशन मिल जाती है कि वो मनी मार्केट से बोरो कर सकते हैं, मनी मार्केट में लैंड भी कर सकते हैं। तो प्राइमरी डीलर होने के कुछ फायदे भी हैं। बड़ी सिंपल सी बातचीत है, होपफुली आपको ये समझ में आ रहा होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। प्राइमरी डीलर ये जो कॉन्सेप्ट है कौन लेकर आया? आरबीआई लेकर आया। कब लेकर आया? 1995 में लेकर आया। ये जो प्राइमरी डीलर्स हैं वो डील करते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के मार्केट में। एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या हैं? पहला तो कंडीशन ये है कि अगर आपको अप्लाई करना है प्राइमरी डीलर के लिए तो एप्लीकेशन के सबमिशन से कम 1 साल पहले से आप एनबीएफसी के तौर पर रजिस्टर्ड होने चाहिए। और दूसरा, इन 3 में से कोई एक कंडीशन आप फुलफिल करते हो। कौन कौन सी 3 कंडीशंस? या तो ऐसा हो सकता है कि आप किसी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक या किसी ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के सब्सिडरी हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। या दूसरा, आप किसी ऐसी एंटिटी के जो कि बाहर की एंटिटी है उसके सब्सिडरी हो इंडिया में या उसके जॉइंट वेंचर हो इंडिया में तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। या तीसरा, आप कोई ऐसी कंपनी हो जो कि रजिस्टर्ड है अंडर कंपनीज एक्ट ऑफ 1956 और ऊपर वाली दोनों कैटेगरीज में आप फॉल नहीं करते हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। किसको प्राइमरी डीलर का टैग देना है, किसको नहीं देना है, वो पूरे तरीके से किसके हाथ में है? आरबीआई के हाथ में है। होपफुली ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। बेहद इजी सी बातचीत है। पेज लो, पेन लो और शॉर्ट में अपने हिसाब से इन चीजों को लिखो, 2-4 बार रिवाइज करो और बाइंड अप करो। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को, जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। और ये दोनों चीज़ें तो खुद से ही कर दिया करो बिकॉज इसमें आपका कुछ जाता नहीं है और चैनल को थोड़ा सा पुश मिल जाता है, ग्रोथ मिल जाती है। तो लाइक और शेयर तो खुद से ही कर दिया करो। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अच्छा, प्राइमरी डीलर्स का मतलब क्या होता है वो अपने को समझ में आ गया। फिर इसके बाद बात आती है डिफरेंशिएटेड बैंकिंग की। डिफरेंशिएटेड बैंकिंग ये जो कॉन्सेप्ट है इसको भी कौन लेकर आया? आरबीआई लेकर आया। कब लेकर आया? 2013 में लेकर आया। एक कमेटी बनाई गई थी, नचिकेत मोर कमेटी। इस नचिकेत मोर कमेटी की रिकमेंडेशंस को फॉलो करते हुए आरबीआई ने 2013 में इंट्रोड्यूस किया डिफरेंशिएटेड बैंकिंग को। एक सवाल ये भी आता है कि डिफरेंशिएटेड बैंकिंग को इंट्रोड्यूस करने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव बड़ा सिंपल था, फाइनेंशियल इंक्लूजन। ऐसे सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी जिन तक अभी भी बैंकिंग सर्विसेज नहीं पहुंची थी उनको बैंकिंग का फायदा देने के लिए, उनको बैंकिंग सर्विसेज का फायदा देने के लिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन को एंश्योर करने के लिए 2013 में आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया डिफरेंशिएटेड बैंकिंग को। और किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर इंट्रोड्यूस किया? नचिकेत मोर कमेटी की रिकमेंडेशन पर इंट्रोड्यूस किया। अच्छा, ये जो डिफरेंशिएटेड बैंक्स होते हैं ये स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ कस्टमर्स को ही सर्व करते हैं। देखो, एक तरफ होते हैं नॉर्मल यूनिवर्सल बैंक्स। ये जो यूनिवर्सल बैंक्स होते हैं ये जनरल पब्लिक को केटर करते हैं, ये जनरल पब्लिक को सर्व करते हैं। यूनिवर्सल बैंक्स जो हैं वो सबको सर्व करते हैं एक तरीके से। लेकिन ये जो डिफरेंशिएटेड बैंक्स होते हैं
ये सिर्फ स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ कस्टमर्स को ही सर्व करते हैं, जैसे छोटे छोटे फार्मर्स को सर्व करेंगे, अनऑर्गेनाइज सेक्टर को सर्व करेंगे, छोटे छोटे बिजनेसेस को सर्व करेंगे। तो ये जो डिफरेंशिएटेड बैंक्स होते हैं ये स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ कस्टमर्स को ही सर्व करते हैं। और यूनिवर्सल बैंक्स के कंपैरिजन में ये जो डिफरेंशिएटेड बैंक्स होते हैं ये लिमिटेड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, डिफरेंशिएटेड बैंकिंग है, ये जो डिफरेंशिएशन है, ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस होता है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट। ये जो डिफरेंस है ये डिफरेंस होता है ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप ऑफ एक्टिविटीज। ये डिफरेंस होता है ऑन द बेसिस ऑफ एरिया ऑफ ऑपरेशन। डिफरेंशिएटेड बैंकिंग 2-3 चीजें कब लाई गई? 2013 में लाई गई। कौन लेकर आया? आरबीआई लेकर आया। किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे लेके आया? नचिकेत मोर कमेटी की रिकमेंडेशन पे लेके आया। ऑब्जेक्टिव क्या था? फाइनेंशियल इंक्लूजन। अच्छा, हमारे कंट्री में 2 ही डिफरेंशिएटेड बैंक्स हैं, एक होते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक्स और दूसरे होते हैं पेमेंट्स बैंक्स। सबसे पहले हम बात करेंगे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के बारे में। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, ये स्मॉल फाइनेंस बैंक्स जो हैं शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स ही होते हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स ही होते हैं, लेकिन ये लैंड करते हैं छोटे छोटे बिजनेसेस को, ये लैंड करते हैं छोटे छोटे फार्मर्स को, ये लैंड करते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर को, ये लैंड करते हैं छोटे छोटे इंडस्ट्रीज को। भाई डिफरेंशिएटेड बैंक है, और डिफरेंशिएटेड बैंक जो है वो एक स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ कस्टमर्स को ही सर्व करता है, बिकॉज इसका गोल है, इसका ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं ये होते तो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स ही हैं, लेकिन जब लैंडिंग की बारी आती है तो ये लैंड करते हैं छोटे छोटे बिजनेसेस को, छोटे छोटे फार्मर्स को, अनऑर्गेनाइज सेक्टर को। और रेगुलेशंस की अगर बात करें तो ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं ये प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं ये प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको स्टैब्लिश किया गया है पब्लिक लिमिटेड कंपनी के तौर पे अंडर कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स होते तो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स ही हैं, लेकिन ये लैंड करते हैं छोटे बिजनेसेस को, छोटे इंडस्ट्रीज को, अनऑर्गेनाइज सेक्टर को और छोटे छोटे फार्मर्स को। ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं ये प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको स्टैब्लिश किया गया है एज पब्लिक लिमिटेड कंपनी अंडर कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019। और ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं इनको गवर्न किया जाता है बाय आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 और इनको लाइसेंस प्रोवाइड किया जाता है अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949। देखो इंपॉर्टेंट है, पेज में अपने हिसाब से छोटे छोटे तौर पे लिखते जाओ। लिख लो कि भाई स्मॉल फाइनेंस बैंक है। स्मॉल फाइनेंस बैंक वैसे तो होता है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, लेकिन हाँ ये लैंड करते हैं छोटे फार्मर्स को, छोटे बिजनेसेस को, अनऑर्गेनाइज सेक्टर वगैरह को। ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं ये प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनको स्टैब्लिश किया जाता है एज पब्लिक लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019। ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स होते हैं इनको लाइसेंस प्रोवाइड किया जाता है अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 और ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं इनको गवर्न किया जाता है थ्रू आरबीआई एक्ट ऑफ 1934। अच्छा, स्मॉल फाइनेंस बैंक बनाने के लिए एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या होती हैं? एक तो मिनिमम कैपिटल होनी चाहिए 200 करोड़ रुपए। मिनिमम कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 200 करोड़ रुपए। पहले ये जो मिनिमम कैपिटल थी ये कितनी चाहिए होती थी? 100 करोड़ रुपए चाहिए होती थी, लेकिन अभी इसको रिसेंटली कितना किया गया है? 200 करोड़ रुपए किया गया है। कौन स्टैब्लिश कर सकता है स्मॉल फाइनेंस बैंक को? कोई भी रेजिडेंट इंडियन या प्रोफेशनल जिसको कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस है बैंकिंग में, जिसको कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस है फाइनेंस में। एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है कि एक तो मिनिमम कैपिटल चाहिए 200 करोड़ रुपए। कौन स्टैब्लिश कर सकता है? कोई भी ऐसा रेजिडेंट इंडियन या प्रोफेशनल जिसको कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस है बैंकिंग में और फाइनेंस में। लोकल एरिया बैंक्स अपन पढ़ेंगे इनके बारे में। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस और एनबीएफसीज अगर चाहें तो खुद को कन्वर्ट कर सकती हैं इनटू स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स होते हैं इनके ऊपर आरबीआई के सारे नॉर्म्स वैसे ही अप्लाई होते हैं जैसे बैंक्स के ऊपर होते हैं। मतलब इनको भी सीआरआर मेंटेन करना पड़ता है, इन स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को भी एसएलआर मेंटेन करना पड़ता है। भाई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं ये शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स ही होते हैं।
तो आरबीआई के नॉर्म्स जैसे बैंक्स के ऊपर अप्लाई होते हैं वैसे ही इनके ऊपर भी अप्लाई होते हैं। अच्छा, जब लैंडिंग की बारी आती है तो इनको कम से कम अपनी 75% ऑफ द लोन्स प्रायोरिटी सेक्टर को देनी होती हैं। प्रायोरिटी सेक्टर जैसे एग्रीकल्चर है, जैसे हाउसिंग है, जैसे एमएसएमईज हैं, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी है। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर ये ऑब्लिगेशन होती है कि उसको कम से कम अपनी 75% ऑफ द लोन्स प्रायोरिटी सेक्टर को देनी होती हैं और इनमें से 50% लोन्स जो हैं वो अप टू 25 लाख के डिनोमिनेशन में होनी चाहिए। और एक और ऑब्लिगेशन है कि ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स होते हैं इनकी कम से कम 25% ऑफ द ब्रांचेस जो हैं वो रूरल एरियाज में होनी चाहिए, वो गांव वाले एरियाज में होनी चाहिए। बिकॉज ऑब्जेक्टिव था फाइनेंशियल इंक्लूजन, तो बोल दिया गया है कि कम से कम 25% ऑफ द ब्रांचेस स्मॉल फाइनेंस बैंक की कहां पे होनी चाहिए, रूरल एरियाज में होनी चाहिए। बाकी ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स होते हैं ये सभी टाइप के डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत सिंपल सी बात है, एक बार फिर देख लेते हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक होते तो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स ही हैं, लेकिन लैंड करते हैं छोटे फार्मर्स को, छोटे बिजनेसेस को, छोटे इंडस्ट्रीज को, अनऑर्गेनाइज सेक्टर को। ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं ये प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको एस्टेब्लिश किया गया है एज पब्लिक लिमिटेड कंपनी अंडर कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019। इनको जब रेगुलेट करने की, गवर्न करने की बात आती है तो इनको गवर्न किया जाता है आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 के तहत, और इनको लाइसेंस प्रोवाइड किया जाता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 के तहत। एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या हैं? मिनिमम कैपिटल कितनी चाहिए? 200 करोड़ रुपए। कौन स्टैब्लिश कर सकता है? ऐसे रेजिडेंट इंडियंस या प्रोफेशनल्स जिनको कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस है बैंकिंग में, जिनको कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस है फाइनेंस में। जितने भी आरबीआई के नॉर्म्स हैं वो सेम वैसे ही लागू होते हैं उनके ऊपर जैसे बैंक्स के ऊपर लागू होते हैं। जब लैंडिंग की बारी आती है तो कम से कम 75% ऑफ द लोन्स इनको देनी होती हैं प्रायोरिटी सेक्टर को। कम से कम 25% ब्रांचेस इनकी होनी चाहिए रूरल एरियाज में। बाकी ये सभी टाइप के डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे ही छोटे छोटे में अपने नोट्स प्रिपेयर किया करो और इन नोट्स को 2-4 बार रिवाइज करोगे तो ये सारी चीजें आपको इजी लगेंगी। अच्छा, 2019 में आरबीआई ने ऑन टैप फैसिलिटी की शुरुआत की थी। ये ऑन टैप फैसिलिटी क्या है? बेसिकली अगर किसी को स्मॉल फाइनेंस बैंक को स्टैब्लिश करना है तो अपनी एप्लीकेशन इस ऑन टैप फैसिलिटी के थ्रू वो सबमिट कर सकता है, और अगर वो कंडीशंस को फुलफिल कर रहा होगा तो आरबीआई उसको लाइसेंस ग्रांट कर देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक था जिसको शुरू किया गया 2016 में। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स क्या होते हैं? होपफुली ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। मैं फिर से कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं कि अपने नोट्स बनाना, शॉर्ट नोट्स बनाना ढंग से बनाना, और जब शॉर्ट नोट्स को आप बार बार रिवाइज करोगे तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। अच्छा, डिफरेंशिएटेड बैंक्स में दूसरे हैं पेमेंट बैंक्स। पेमेंट बैंक्स क्या होते हैं? पेमेंट बैंक्स भी किसी दूसरे बैंक के जैसे होते हैं, लेकिन ये स्मॉलर स्केल पे ऑपरेट करते हैं और विदाउट एनी क्रेडिट रिस्क ऑपरेट करते हैं। ये जो पेमेंट बैंक्स होते हैं ये लोन के तौर पे पैसा देते ही नहीं है, तो विदाउट एनी क्रेडिट रिस्क ये ऑपरेट करते हैं, स्मॉलर स्केल पे ऑपरेट करते हैं। बाकी सभी सेंसेस में किसी भी दूसरे बैंक के जैसे होते हैं पेमेंट बैंक्स। ये जो पेमेंट बैंक्स हैं इनको भी क्यों स्टैब्लिश किया गया? इनको भी स्टैब्लिश किया गया फाइनेंशियल इंक्लूजन को एंश्योर करने के लिए। और किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे इनको स्टैब्लिश किया गया? नचिकेत मोर कमेटी की रिकमेंडेशंस को फॉलो करते हुए पेमेंट बैंक्स को स्टैब्लिश किया गया। ये जो पेमेंट बैंक्स होते हैं इनको रजिस्टर किया जाता है एज पब्लिक लिमिटेड कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट ऑफ 2013। और यहां पे थोड़ा ध्यान देते चलना, कंपैरिजन देखते चलना। जब हमने बात की थी स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के बारे में तो उनको भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी के जैसे ही स्टैब्लिश किया जाता है, लेकिन रजिस्टर किया जाता है अंडर कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019। अभी हमने बात की है। लेकिन ये जो पेमेंट बैंक्स हैं इनको पब्लिक लिमिटेड कंपनी के जैसे तो स्टैब्लिश किया जाता है, बट अंडर कंपनीज एक्ट ऑफ 2013। ये जो पेमेंट बैंक्स हैं इनको भी लाइसेंस दिया जाता है बाय बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को भी लाइसेंस दिया जाता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 के तहत, और पेमेंट बैंक्स को भी लाइसेंस दिया जाता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 के तहत।
ये बेसिक सिंपल सी बात है। अच्छा, पेमेंट बैंक्स के लिए एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या हैं? एक तो कौन कौन स्टैब्लिश कर सकता है पेमेंट बैंक्स को? जितने भी नॉन बैंक प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट इश्यूअर्स हैं, जैसे पेटीएम वगैरह, ये जितने भी प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट इश्यूअर्स हैं ये स्टैब्लिश कर सकते हैं। या इसके अलावा अदर एंटिटीज, जैसे बड़ी बड़ी फोन की कंपनीज, जैसे बड़ी बड़ी सुपरमार्केट की चेन्स, ये सब अगर चाहें तो पेमेंट बैंक्स को स्टैब्लिश कर सकते हैं। अच्छा, कोई भी पेमेंट बैंक है वो सिर्फ डिमांड डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है। एक बात कि सिर्फ डिमांड डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है, और वो भी मैक्सिमम सिर्फ 2 लाख रुपए तक का डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है। ये जो पेमेंट बैंक्स होते हैं ये टाइम डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते हैं और एनआरआई डिपॉजिट्स को भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। और ये जो पेमेंट बैंक्स हैं ये डिपॉजिट्स को लेते हैं सिर्फ करंट अकाउंट में और सेविंग्स अकाउंट में, फिक्स्ड डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं ये पेमेंट बैंक्स। अब देखो, स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में हमने बात की थी, ये सभी तरीके के डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन जब बात आती है पेमेंट बैंक्स के बारे में, तो पेमेंट बैंक्स जो हैं वो सिर्फ डिमांड डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं, और वो भी सिर्फ 2 लाख रुपए तक के डिमांड डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं। टाइम डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते हैं, एनआरआई डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते हैं, और ये जो डिपॉजिट्स हैं इनको सिर्फ करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट्स में ही एक्सेप्ट कर सकते हैं। पेमेंट बैंक्स जो हैं वो एटीएम इशू कर सकते हैं, वो डेबिट कार्ड्स वगैरह इशू कर सकते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड्स प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, लोन्स प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। पेमेंट बैंक्स जो हैं वो लोन्स प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। पेमेंट बैंक्स के ऊपर सीआरआर की जो कंडीशंस होती हैं वो एप्लीकेबल होती हैं। एसएलआर की कंडीशंस वैसे अप्लाई नहीं होती हैं जैसे बैंक्स के ऊपर अप्लाई होती हैं। यहां पेमेंट बैंक्स के केस में एसएलआर जो है वो होना चाहिए 75% ऑफ द नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। बेसिकली ये जो पेमेंट बैंक्स होते हैं, ये पेमेंट बैंक्स लोन के तौर पर पैसे को दे ही नहीं सकते हैं, तो इनके पास में जो भी पैसा आता है उस पैसे में से कम 75% पैसे को इनको इन्वेस्ट करना होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। बाकी जितने भी रेगुलेटरी और सुपरवाइजरी फ्रेमवर्क्स हैं वो सेम वैसे ही अप्लाई होते हैं उनके ऊपर जैसे कमर्शियल बैंक्स के ऊपर अप्लाई होते हैं। और ये जो पेमेंट बैंक्स होते हैं दे कैन नॉट एस्टेब्लिश सब्सिडरीज टू कंडक्ट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज को कंडक्ट करने के लिए ये अपना कोई सब्सिडरी को एस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं। और पेमेंट बैंक्स के लिए मिनिमम लेवरेज रेशियो कितना है? 3% है। मिनिमम लेवरेज रेशियो का मतलब कि इनकी जो लाइबिलिटीज हैं वो इनकी नेटवर्थ से 33 टाइम्स से ज़्यादा नहीं हो सकती हैं। इनकी जो लाइबिलिटीज हैं वो इनकी नेटवर्थ से 33 टाइम्स से ज़्यादा नहीं हो सकती हैं। इसका मतलब है मिनिमम लेवरेज रेशियो कितना है? 3% है। देखो, पेमेंट बैंक्स जो हैं इनको भी रजिस्टर तो किया जाता है पब्लिक लिमिटेड कंपनी के जैसे, लेकिन किया जाता है अंडर कंपनीज एक्ट ऑफ 2013। लाइसेंस इनको भी प्रोवाइड किया जाता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 के तहत। ये छोटे स्केल पे ऑपरेट करते हैं और विदाउट एनी क्रेडिट रिस्क ऑपरेट करते हैं। बाकी सभी सेंसेस में ये किसी भी दूसरे बैंक के जैसे होते हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या हैं? जितने भी नॉन बैंक प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट इश्यूअर्स हैं वो पेमेंट बैंक को एस्टेब्लिश कर सकते हैं, या जितने भी अदर एंटिटीज हैं जैसे फोन कंपनीज हैं, सुपरमार्केट चेन्स वगैरह हैं, वो भी एस्टेब्लिश कर सकते हैं। ये जो पेमेंट बैंक्स होते हैं ये सिर्फ डिमांड डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं, और वो भी मैक्सिमम सिर्फ 2 लाख रुपए तक। टाइम डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, एनआरआई डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, और ये जो डिपॉजिट्स हैं इनको सिर्फ करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट्स में ही एक्सेप्ट कर सकते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट्स में एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। पेमेंट बैंक्स जो हैं वो एटीएम इशू कर सकते हैं, डेबिट कार्ड्स को इशू कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते हैं, लोन नहीं दे सकते हैं। इनके ऊपर सीआरआर की कंडीशंस अप्लाई होती हैं। एसएलआर थोड़ा अलग तरीके से अप्लाई होता है। एसएलआर के तहत इनको अपना जो 75% ऑफ द नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज है उसको इन्वेस्ट करना होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। बाकी जितने भी रेगुलेशंस हैं, जितने भी सुपरवाइजरी फ्रेमवर्क्स हैं, वो सेम वैसे ही अप्लाई होते हैं जैसे कमर्शियल बैंक्स के ऊपर अप्लाई होते हैं। ये अपनी कोई सब्सिडरी स्टैब्लिश नहीं कर सकते हैं टू कंडक्ट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज, और मिनिमम लेवरेज रेशियो इनके लिए कितना है? 3% है। अच्छा, फिर इसके बाद बात आती है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में।
इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, ये भी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जिसको सेटअप किया गया 2017 में, और इसको सेटअप किया गया डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंडर। 100% इक्विटी ओनरशिप इसके किसके पास में है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में है। ये जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है ये भी डिमांड डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है अप टू 2 लाख। और ये जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है ये भी एक टाइप का पेमेंट बैंक ही है। ये छोटे से डब्बे में जानकारी दे रखी है, इस जानकारी को याद रख लेना कि ये जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जिसको सेटअप किया गया 2017 में, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंडर इसको सेटअप किया गया है। 100% इक्विटी किसके पास में है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में है। और ये जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है ये भी डिमांड डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है, कितने तक? अप टू 2 lakhs, एक टाइप का पेमेंट बैंक ही है। और इसके साथ आज की हमारी बातचीत खत्म हो गई। देखो इजी सेशन है, आपको ध्यान किन चीज़ों पे देना है? एक तो ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है और ये जो पेमेंट बैंक्स हैं इनके बीच में थोड़ा सा कंपैरिजन देख के रखना, इनमें जो भी इंडिविजुअल चीज़ें हैं उनको याद रखना, और बाकी इसमें ऐसा कुछ डिफिकल्ट है नहीं। प्राइमरी डीलर्स बहुत ईजी सी चीज़ है, अच्छे से नोट्स बनाना, शॉर्ट नोट्स लिखना और उनको 4-6 बार रिवाइज करना, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।